Welcome back to the resumed lecture for atomic structure given by Rutherford, and it's alpha particle experiment. Here we have some important points regarding the atomic structure given by Rutherford by its alpha particle experiment. 5 points are there. We'll start from point number 1. According to Rutherford, what should be the structure of an atom? एक एटम कैसा होना चाहिए, ये एटम का स्ट्रक्चर क्या है? Rutherford ने अपने अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट से इसको एक्सप्लेन किया है. The first point is most of the mass and all the positive charge of an atom is concentrated in a very small region called a nucleus. उसने अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट के जो कंक्लूजन, जो ऑब्जर्वेशंस थे, उससे ये कंक्लूजन निकाला था कि एटम का बहुत ही छोटा सा हिस्सा जो है उसमें एटम का पूरा पॉजिटिव मास जो है या पॉजिटिव चार्ज जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड है, और वो छोटा सा जो हिस्सा था उसने उसको नाम दे दिया था न्यूक्लियस. अगेन द मोस्ट ऑफ द मास एंड ऑल द पॉजिटिव चार्ज, मतलब एटम का पूरा मास और पूरा पॉजिटिव चार्ज जो है which is concentrated in a very small region, and this small region is called nucleus. Now the size of this nucleus is extremely small. उसने ये भी कहा कि कंपेयर टू एंटायर एटम, एक पूरे एटम की कंपैरिजन में उसका जो न्यूक्लियस होगा उसकी साइज बहुत ही छोटी है. अगर एक एटम इतना है तो उसकी साइज बहुत ही छोटी होगी. न्यूक्लियस की साइज. Now, size of a nucleus is extremely small as compared with the size of an atom. Radius of a nucleus is of order of 10 raised to minus 15 meter. मतलब जो पूरे एटम का अगर रेडियस 10 raised to minus 10 मीटर के आसपास है तो उसका न्यूक्लियस तो उससे भी बहुत ही छोटा है. In the order of 10 raised to minus 15 meter is the size of a nucleus of an atom. The positive charge on a nucleus is due to the protons. हम जानते हैं कि न्यूक्लियस में जो भी पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है, ये पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स की वजह से, इट इज ड्यू टू द प्रोटॉन्स. The magnitude of the charge on nucleus is different for atoms of a different element. मतलब अलग अलग एलिमेंट के जो एटम्स होंगे वो एटम्स का न्यूक्लियर चार्ज अलग अलग होगा. बट ऑब्वियसली एटम्स अलग मतलब एलिमेंट्स अलग तो उनका एटॉमिक नंबर अलग. एटॉमिक नंबर अलग मतलब उनके न्यूक्लियस में डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे. सो यहां पर रुथरफोर्ड ने ये भी बता दिया दैट जितना भी पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस में वो अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग होगा. करेक्ट. थर्ड वन, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर रिवॉल्विंग अराउंड इट एट अ वेरी हाई स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट्स. उसने कह दिया कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं इन अ डेफिनेट पाथ. न्यूक्लियस के अराउंड डेफिनेट पाथ में जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, ये जो डेफिनेट पाथ है उसको नाम दे दिया ऑर्बिट. एंड दिस इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग एट अ हाई स्पीड. बहुत हाई स्पीड से ये ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व करते रहते हैं. दिस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस इज बैलेंस्ड बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. अब हम जानते हैं ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट्स ईच अदर. न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स जो है सराउंडिंग में रिवॉल्व करते हैं. तो उसका कहने का मतलब ये है कि अगर न्यूक्लियस जो है वो प्रोटॉन से भरा हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स यहां रिवॉल्व करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. और अट्रैक्शन की वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से ये प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं हो जाते हैं. क्यों नहीं हो जाते हैं? क्योंकि एक और फोर्स एक्ट कर रहा है विच इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. फिजिक्स में आप पढ़ोगे दो फोर्सेस है, centripetal and centrifugal. Centripetal means towards the center and centrifugal means away from the center. आप हाथ पकड़ के चकड़ी घूमते हो, अगर दोनों हाथ छोड़ दोगे तो क्या होगा? दोनों बंदे एक दूसरे से दूर गिरेंगे ना. कभी ऐसा हुआ सामने टकराते आके? नहीं. हाथ छूटने के बाद दोनों एक दूसरे से दूर फेंका जाते हैं, मतलब दूर चले जाते हैं. ये जो एक दूसरे से दूर जाने वाला जो फोर्स है विच इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के से दूर चले जा रहे हैं, ऐसा कहना था रुथरफोर्ड का. अगेन द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय द इलेक्ट्रॉन्स. न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है विच आर रिवॉल्विंग अराउंड इट एट अ वेरी हाई स्पीड. ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड बहुत हाई स्पीड से रिवॉल्व कर रहे हैं in a circular path, and this circular path is called orbits. This electrostatic
force of attraction between the electrons and the nucleus is balanced by the centrifugal force. अब जो बैलेंस फोर्स है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस करने वाला, एक्टिंग ऑन रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स, जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स है उस पर एक्ट करने वाला ये जो फोर्स है व्हिच इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सो दिस आर द 3 पॉइंट्स दैट वी आर हैविंग एज अ स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम गिवन बाय रुथरफोर्ड. Fourth one, the total negative charge on electrons is equal to the total positive charge on the nucleus, so that atom on whole is electrically neutral. हम जानते हैं कि कोई भी एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी जो है वो किस पर डिपेंड करती है? न्यूट्रलिटी मींस कोई भी एटम के अंदर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रहते हैं. जितने प्रोटॉन उतने ही, सॉरी नॉट न्यूट्रॉन्स, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन्स. Because of the same number of protons and electrons, we know that protons and electrons are having similar charge, but their signs are different. Protons are having positive charge and electrons are having negative charge. Due to this opposite charge having the same magnitude, they nullify the effect of each other, and that's why overall, as a whole, atom is electrically neutral that we are having. Last point given by Rutherford as a structure of an atom. Most of the space inside an atom is empty. एटम की ज्यादातर हिस्सा जो है वो खाली है. वो हमने देखा था अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट में कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स दे गेट्स पेनिट्रेटेड. जस्ट अ मिनट, सॉरी फॉर द इंटरप्शन. Okay, so most of the alpha particles they gets penetrated, and because of that Rutherford reached to the conclusion that most of the space in an atom is an empty space. So these are the 5 points that we are having as a structure of atom given by Rutherford. लेकिन Rutherford का ये जो मॉडल था वो entirely करेक्ट नहीं था. Rutherford के ये मॉडल को प्लैनेटरी मॉडल का भी नाम दे दिया गया, प्लैनेटरी मॉडल. क्यों? Rutherford ने कहा जैसे सन के अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं इन अ डेफिनेट ऑर्बिट, ये जो प्लैनेटरी मूवमेंट है प्लैनेट्स की या डिफरेंट मून्स की अराउंड देयर प्लैनेट्स और अराउंड द सन, ये प्लैनेटरी मोशन की तरह ही न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व करते हैं, और इसीलिए ये मॉडल को प्लैनेटरी मॉडल का भी नाम दिया गया. बट अगेन प्लैनेट्स आर अनचार्ज्ड पार्टिकल्स. जो प्लैनेट्स है वो चार्ज्ड पार्टिकल्स नहीं है, लेकिन यहां पर हम जो बात करने जा रहे हैं प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की, दे आर चार्ज्ड पार्टिकल्स. चार्ज मतलब दे आर हैविंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज. तो वो चार्ज पार्टिकल्स है, जबकि प्लैनेटरी मोशन की जो बात करी थी वो अनचार्ज पार्टिकल्स है. इसका मतलब ये है कि रुथरफोर्ड जो है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में था बाय कंपेयरिंग हिज मॉडल विद अ प्लैनेटरी मॉडल. और वो जो फेलियर ऑफ रुथरफोर्ड मॉडल थी वो सामने आई बाय द एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड बाय मैक्सवेल. मैक्सवेल प्रोवाइडेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियोरी. According to this electromagnetic theory, when any charged particles perform circulatory motion, कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल अगर सर्कुलेटरी मोशन परफॉर्म करेगा, सर्कुलेटरी मोशन, इफ एनी चार्ज पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, सपोज इलेक्ट्रॉन, इट परफॉर्म्स सर्कुलेटरी मोशन, इट कंटिन्यूअसली अंडरगोइंग एक्सेलरेशन. दैट मींस दिस मोशन इज द एक्सेलरेटेड मोशन. It's accelerated motion, and due to the accelerated motion performed by electron, it continuously loses its energy. कोई भी पार्टिकल या कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, कोई भी बॉडी जो है, अगर वो कंटिन्यूअसली एक्सेलरेटेड मोशन परफॉर्म करेगी तो वो धीरे धीरे करके अपनी एनर्जी लूज करती जाएगी. अब इलेक्ट्रॉन अगर कंटिन्यूअसली एक्सेलरेटेड मोशन परफॉर्म कर रहा है, एनर्जी लूज होती जा रही है, तो जो न्यूक्लियस मतलब जो प्रोटॉन से लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था इलेक्ट्रॉन्स को, ये इलेक्ट्रॉन्स पर लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो धीरे धीरे करके इलेक्ट्रॉन को स्पाइरल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हुए प्रोटॉन के साथ मिक्स कर देगा. इलेक्ट्रॉन्स यहां से रिवॉल्व करना शुरू करेंगे, ये एक्सेलरेटेड मोशन होगा, धीरे धीरे एनर्जी लूज होती जाएगी,
प्रोटॉन का अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, अट्रैक्शन बढ़ते 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 एक टाइम ऐसा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्ट हो जाएंगे, न्यूक्लियस के अंदर मर्ज हो जाएंगे, और वो तरीके से एटम की जो स्टेबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी। एटम जो है वो स्टेबिलाईज नहीं रहेगा। लेकिन हम सब जानते हैं कि एटम इज स्टेबिलाइज्ड पार्टिकल, एटम स्टेबल होता है। इसका मतलब ये है कि ये जो चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल, उसकी मूवमेंट प्रोटॉन्स के अराउंड या न्यूक्लियस के अराउंड जो है उसको हम कंपेयर नहीं कर सकते विद द प्लैनेटरी मोशन। सो इट्स अ फर्स्ट फेलियर ऑफ अ रुथरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम कि उसने अपने मॉडल को कंपेयर किया था विद द प्लैनेटरी मोशन। लेकिन मैक्सवेल ने जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थियरी प्रोवाइड करी तो उसने ये एक्सप्लेन किया था कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, दैट मोशन शुड बी द एक्सेलरेटेड वन, और कोई भी पार्टिकल जब एक्सेलरेटेड मोशन परफॉर्म करेगा, इट कीप ऑन लूजिंग इट्स एनर्जी। बाय लूजिंग इट्स एनर्जी, दिस इलेक्ट्रॉन गेट्स अट्रैक्टेड बाय द प्रोटॉन, एंड धीरे धीरे करके प्रोटॉन के साथ इलेक्ट्रॉन, या धीरे धीरे नहीं कह सकते, विद इन 10⁻⁸ सेकेंड, इतना ही टाइम लगता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेंगे। और जब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगे तो ये मॉडल बन जाएगा थॉमसन मॉडल जैसा, जिसको ऑलरेडी रुथरफोर्ड प्रूव कर चुका था कि वो गलत है। और इसीलिए ये पहली ड्रॉबैक थी, या फेलियर कह सकते हैं, फॉर द रुथरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, विच फेल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने में रुथरफोर्ड मॉडल जो था, इट फेल्स। Number 3, it does not explain the distribution of electrons around the nucleus. उसने ये तो कह दिया कि न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे, दिस रिवॉल्यूशन ऑन अ डेफिनेट पाथ विच इज कॉल्ड ऑर्बिट, उसको ऑर्बिट नाम भी दे दिया, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पाया इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आप सब जानते हो कि आपने 8-9 में पढ़ा हुआ है कि पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर 8 इलेक्ट्रॉन है, ये तरीके से 8 ऑब्जेक्ट मतलब 8 एलिमेंट्स अरेंज होते, 8 इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होते। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन था, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द न्यूक्लियस इन अ डेफिनेट पाथ कॉल्ड ऑर्बिट, ये डिस्ट्रीब्यूशन देने में वो फेल हो गया। इट्स कंसिडर एज अ फेलियर फॉर रुथरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। इसके अलावा ये इलेक्ट्रॉन्स जो डेफिनेट ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, उनकी एनर्जी के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन उसने नहीं दिया था। So energy of electrons are also not explained by Rutherford model of an atom, and it is considered as a failure or a drawback of a Rutherford model of an atom. And the last point as a failure, which is explain the existence of a certain definite lines in the spectrum. हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम में, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये स्पेक्ट्रम में डेफिनेट लाइंस होती है, डेफिनेट लाइंस। ये सेपरेट लाइंस अवेलेबल क्यों है इन अ स्पेक्ट्रम? ये लाइंस का एक्सप्लेनेशन, डेफिनेट लाइंस आर ऑब्टेन इन अ स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम और एनी अदर एलिमेंट, लेकिन वो ये लाइन के एक्सप्लेनेशन, एक्सिस्टेंस ऑफ अ सर्टेन डेफिनेट लाइंस इन अ स्पेक्ट्रम could not be explained through Rutherford alpha particle experiment, and that's why it is considered as a failures, or we can say it's a drawback of a Rutherford model of an atom. So ये था complete explanation about Rutherford model of an atom. ये हमारा पार्ट 2 था जिसमें हमने postulates, हम ये कह सकते हैं important points regarding the atomic structure given by the Rutherford, और बाद में ये उसके failures है या उसके drawback हम इसको consider कर सकते हैं। Bring out your notebooks and quickly copy these 2 topics. Then we'll move further with another topic called atomic number, atomic mass and number of neutron calculation.
थिंक आप सबने इसको कॉपी कर ही लिया है. इफ यू नीड एक्स्ट्रा टाइम यू कैन पॉज द वीडियो एंड copy whatever is there on a board. We'll meet soon with another topic. Till then, goodbye.